हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है उत्तराखंड समाचार की इस नई वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट आप देख सकते हो, नवंबर तक पूरा होगा हरिद्वार दून हाईवे का निर्माण, गडकरी। जी हाँ, आप सभी को बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने अमर उजाला के साथ वेबिनार सेशन में दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कुंभ से काफ़ी पहले नवंबर 20 तक ही हरिद्वार बाईपास और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने अमर उजाला के साथ वेबिनार सेशन में यह जानकारी दी है। अगली अपडेट देख सकते हो, यहाँ अगली अपडेट जो है हाईकोर्ट की तरफ से है। किस आधार पर दी मशीनों से खनन की अनुमति? हाईकोर्ट ने नदियों में मशीनों से दी गई खनन की अनुमति और अनियंत्रित मशीनी खनन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से पूछा है कि जब केंद्रीय वन मंत्रालय ने राज्य में नदी में सिर्फ मैनुअल खनन की अनुमति दी है तो नदी क्षेत्र में मशीनों को अनुमति किस आधार पर दी गई? कोर्ट ने यह भी पूछा है कि राज्य में खनन परिहार नियमावली 2017 में नदी तल क्षेत्रों में खनन हेतु जेसीबी, पोकलैंड और सेक्शन मशीन आदि का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है, तो नियमावली के विरुद्ध नदियों में मशीनों से खनन का शासनादेश कैसे जारी हो गया? कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जून को तिथि नियत की है। जी हाँ, यहाँ पे किस आधार पर दी मशीनों से खनन की अनुमति, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है उत्तराखंड आने के लिए नई व्यवस्था, वीवीआईपी को क्वारंटीन से छूट, बाहर से आने वालों का सिर्फ रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में सोमवार से फिर व्यवस्था बदल गई है। वीवीआईपी को क्वारंटीन से छूट दी गई है। सेना को अपनी व्यवस्था करने को कहा गया है। बाहर से आने वालों को सिर्फ वेब पोर्टल पर रजिस्टर कराने को कहा गया है। नई एसओपी में कोविड-19 लोड वाले शहरों से आने वालों के लिए सख्ती की गई है। जी हाँ, तो यहाँ पर उत्तराखंड आने के लिए नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। अगली अपडेट देख सकते हो, अब तक जो है 31 संवेदनशील शहरों के लिए बड़ी सख्ती दी गई है। इसमें जो शहर हैं वो मुंबई के सभी जिले, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, सूरत, औरंगाबाद, जोधपुर, भोपाल, चेंगापट्टी, तमिलनाडु, गुरुग्राम, नासिक, रायगढ़, हावड़ा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, इसके अलावा मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये जो है 31 संवेदनशील शहर है। यदि आप यहाँ से आते हैं तो आपको जो है सख्ती से यहाँ पे जो है आपको क्वारंटीन किया जाएगा। साथ में जो है काफ़ी सख्ती आप पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नई व्यवस्था प्रदेश में लागू हो चुकी है। अगली अपडेट देख सकते हो, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर लगी मोहर। जी हाँ, आप सभी को बता दें, यहाँ पे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की मंजूरी के शासनादेश जो है जारी हो चुका है। यहाँ पे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की मंजूरी के बाद भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। आदेश जारी होने के बाद राजधानी के लिए तैयार कार्य योजना पर अब काम शुरू हो सकेंगे। जी हाँ, आप सभी को बता दें, यहाँ पर देख सकते हो, इस अधिसूचना को डी फैक्टो डी ज्यूरी दोनों ही आधार पर देखा जा सकता है। डी फैक्टो का मतलब है सत्यता प्रमाणित और डी ज्यूरी का मतलब है कि विधि मान्य है। तो यहाँ पर जो है गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है, इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। अगली अपडेट देख सकते हो, प्रदेश में 56 और कोरोना संक्रमित मिले। जी हाँ, प्रदेश में सोमवार को 56 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1411 हो गई है। वहीं 714 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को टिहरी जिले में सबसे अधिक 28 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें से 26 जो है महाराष्ट्र से लौटे हैं। देहरादून जिले में 6 संक्रमित मिले हैं। इनमें एक मुंबई से आया है, जबकि 5 मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बागेश्वर में 2, चंपावत में 2, चमोली में 1, हरिद्वार जिले में 9 मरीज मिले हैं। वहीं नैनीताल में 1, पौड़ी में 4, उधम सिंह नगर में 1, रुद्रप्रयाग जिले में 2 संक्रमित मिले हैं। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि 186 को डिस्चार्ज भी किया गया है। जी हाँ, यहाँ पे 1411 हो चुकी है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। अपडेट देख सकते हो, राजधानी का स्वरूप तय करने को बनेगी तकनीकी समिति। शासकीय प्रवक्ता कौशिक ने कहा, समिति का गठन कर तैयार होगी रिपोर्ट। जी हाँ, आप सभी को बता दें, यहाँ पे भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी अधिसूचित करने के बाद अब इसका भावी स्वरूप तय होगा। इसके लिए जल्दी एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति ग्रीष्मकालीन राजधानी के भौगोलिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अवस्थापना से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। इस अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी में रंग भरेगी। जी हाँ, यहाँ पे एक जो है कमेटी बनेगी, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पर होगा वो तय किया जाएगा।
यहाँ पे देख सकती हो, ई राजधानी के सामने चुनौतियाँ तमाम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भराड़ीसैंण गैरसैंण को ई राजधानी बनाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी की राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। विशेषज्ञ तकनीकी समिति को इन चुनौतियों के हल भी तलाशने होंगे। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकती हो, ग्रीष्मकालीन राजधानी की अधिसूचना होते ही उठ खड़ा हुआ स्थायी का मुद्दा। जी हाँ, आप सभी को बता दें, भराड़ीसैंण गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की अधिसूचना जारी होते ही स्थायी राजधानी का मुद्दा उभर आया है। राज्य आंदोलनकारियों के साथ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गई है। जी हाँ, यहाँ पे राज्य की राजधानी कहाँ है, ऐसा कहना है हरीश रावत का। मैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह को बधाई दूंगा कि उन्होंने गैरसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नोटिफाई किया है। राज्य के गठन के समय देहरादून को अस्थायी राजधानी घोषित किया गया था, तो फिर यह प्रश्न है कि राज्य की राजधानी कहाँ है, ऐसा कहना है हरीश रावत का। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, 9-10 को राज्य में फूकेंगे बिल की प्रतियाँ। जी हाँ, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्ट और मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाले बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बिल पर राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षर करने के विरोध में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी 9 और 10 जून को पूरे राज्य में इस बिल की प्रतियाँ जलाएंगे। तो यहाँ पर विरोध भी हो रहा है इसका। अगली अपडेट देख सकती हो। अगली अपडेट है, पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं। गैरसैंण के विकास में पैराग्लाइडिंग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पैंसर और दूधातोली की पहाड़ियां इसके लिए मुफीद है। इन पहाड़ियों पर पैराग्लाइडिंग के जरिए रोजगार के साधन जुटाकर गैरसैंण को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाया जा सकता है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत भी यहाँ पे है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट है, सीएम की घोषणा को अब मिला वैधानिक आधार। भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी कर सरकार ने अब 4 मार्च को सदन में की गई मुख्यमंत्री की घोषणा को पुख्ता आधार दे दिया है। हालांकि इस काम को करने में सरकार को 3 माह का समय लगा। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट देख सकते हो आप, पहाड़ सरकार के पास नहीं आएगा, सरकार पहाड़ की सेवा को पहुंचेगी तरुण विजय। जी हाँ, आप सभी को बता दें, पूर्व सांसद और उत्तराखंड युद्ध स्मारक के अध्यक्ष तरुण विजय ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की राज्यपाल की द्वारा अधिसूचना का अभिनंदन करते हुए कहा कि मोदी सरकार में सबको न्याय मिलता है। उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है जब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट देख सकते हो, चारधाम यात्रा शुरू करने के विरोध में उक्रांद कार्यकर्ताओं का धरना। चारधाम यात्रा शुरू करने की तैयारी को जल्दीबाजी बताते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध में केंद्रीय कार्यालय के पास धरना दिया। वहीं इसके बाद जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। अगली अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट है, उत्तराखंड आने वालों के लिए नियम बदले। वीवीआईपी को क्वारंटीन से छूट, बाहर से आने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप लोग आ सकते हो। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में सोमवार से फिर नई व्यवस्था यहाँ पे लागू कर दी गई है। प्रतिबंध शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए लागू कर दिए गए हैं। वीवीआईपी को रियायत दी गई है। सेना को अपनी व्यवस्था करने को कहा गया और बाहर से आने वालों को सिर्फ वेब पोर्टल पर रजिस्टर कराने को कहा गया है। और इसके अलावा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से देर शाम यह एसओपी जारी कर दी गई है। नई एसओपी में कोविड-19 लोड वाले शहरों से आने वालों के लिए सख्ती की गई है। देख सकते हो, सैनिक और अर्धसैनिक बल खुद करेंगे इंतजाम। सेना व केंद्रीय सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारियों व जवानों के लिए संस्थागत क्वारंटीन का इंतजाम सेना व अर्धसैनिक बल अपने स्तर पर करेंगे। अत्यधिक संक्रमित 31 शहरों से आने वाले सैन्य व अर्धसैनिक बलों से जुड़े अधिकारियों व जवानों के पारिवारिक सदस्यों के लिए उत्तराखंड आने पर 7 दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य होगा। इसके बाद उन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। क्वारंटीन की व्यवस्था उन्हें राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन को देनी होगी। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे एसओपी के जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर गौर करते हैं। आप कंटेनमेंट और बफर जोन की व्यवस्था, संक्रमण के आधार पर डीएम कंटेनमेंट जोन तय करेंगे। ई जोन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व के आदेश का पालन किया जाएगा और डीएम चाहेंगे तो इन नए प्रतिबंध भी लगा सकेंगे। इसी के साथ रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। डीएम कंटेनमेंट जोन के अलावा बफर जोन भी तय करेंगे। यह रहेगा मूवमेंट प्लान। राज्य से बाहर से आने वाले ट्रेन, बस, हवाई जहाज सहित किसी भी तरह से आने वाले लोगों को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और आरोग्य ऐप डाउनलोड करना होगा। 31 शहरों से आने वाले लोगों को 7 दिन संस्थागत क्वारंटीन और 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा। लोग चाहे तो सरकारी क्वारंटीन निःशुल्क व्यवस्था या भुगतान कर क्वारंटीन सेंटर में रह सकते हैं। अन्य शहरों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके अलावा मंत्री और सांसदों, विधायकों और जजों को छूट।
राज्य के भीतर और राज्य के बाहर कार्यालय काम से आने वाले वीवीआईपी व महानुभावों को छूट दे दी गई है। उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा, अलबत्ता उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सुरक्षा से जुड़े सभी दिशा निर्देशों को पालन करना होगा। तो यहाँ पे नई एसओपी जारी हो चुकी है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, यहाँ पे इनको मिलेगी रियायत। गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगी, 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता पिता, इन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। अगली अपडेट पे चलते हैं। डबलिंग व रिकवरी रेट में लगातार सुधार। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में 1380 कोरोना पॉजिटिव केस में से कुल 697 एक्टिव केस ही हैं। राज्य में डबलिंग रेट और रिकवरी रेट में निरंतर सुधार हो रहा है। कोरोना रोकथाम को लेकर सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। बताया कि प्रदेश में 55 कंटेनमेंट जोन तय किए गए हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, यहाँ पे 1 सप्ताह में शुरू हो जाएंगे समूह गौ के आवेदन। यहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गौ श्रेणी के खाली पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सप्ताह में शुरू करेगा। अनलॉक 1 में सब कुछ खुलने से आयोग ने तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के चलते आयोग ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित की थी। इसके अलावा देख सकते हो 22 से 25 जून तक होंगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथि में संशोधन किया गया है। सोमवार को बोर्ड ने नई परीक्षा तिथि 22 से 25 जून घोषित की है। इससे पूर्व यह परीक्षा 20 से 23 जून होनी थी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुछ विषयों की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी हैं। अब ये छोटी परीक्षाएं 22 से 25 जून तक संपन्न कराई जाएंगी। वहीं देहरादून में 21 मार्च को परीक्षा देने के वंचित रहे FRI परिसर में निवास करने वाले इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की गणित समाजशास्त्र की परीक्षा 25 जून को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। तो ये है हाई स्कूल का परीक्षा का कार्यक्रम। सुबह 9 से 12 बजे तक आपका 22 जून को गणित का एग्ज़ाम है। सुबह 9 से 12 बजे तक आपका 23 जून को उर्दू का एग्ज़ाम है। सुबह 9 से 12 बजे तक 24 जून को पंजाबी और बंगाली और संस्कृत का एग्ज़ाम रहेगा। इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पे 22 जून को 2 से 5 बजे तक संस्कृत, उर्दू, पंजाबी का रहेगा और 23 जून को 2 से 5 बजे तक जीव विज्ञान, कृषि का रहेगा। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है राजाजी पार्क में निर्माण कार्य मामले में स्थिति स्पष्ट करें। हाईकोर्ट ने राजधानी नेशनल पार्क के भीतर हो रहे भारी निर्माण कार्य के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, आधे से ज़्यादा मामले 3 जिलों में। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक मिले कुल कोरोना संक्रमित मरीजों में से आधे अधिक मामले 3 जिले देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में मिले हैं। सोमवार दोपहर तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1380 हो गए हैं। इसमें से 663 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में लॉकडाउन 4 के बाद कोरोना संक्रमित मामलों में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा मामले 3 जिलों में बताए जा रहे हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट है चारधाम यात्रा का प्लान तैयार, शुरू करने पर नहीं बनी सहमति। जी हाँ, आप सभी को बता दें, तीनों जिलों के डीएम की रिपोर्ट पर देवस्थानम बोर्ड लेगा फैसला। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 3 जिले चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज, हकदारियों के साथ हुई जिला प्रशासन की बैठक में चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए सहमति नहीं बनी है। बैठक में चारधाम यात्रा शुरू करने का विरोध किया गया है। 30 जून तक यात्रा को स्थगित करने पर सहमति बनी है। तीनों जिलों के डीएम की रिपोर्ट आने के बाद उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड चारधाम यात्रा पर फैसला लेगा। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है मनमाने तबादलों पर शासन की रोक, शून्य सत्र में तबादले निरस्त। समिति की सिफारिश के बगैर सभी तबादले अमान्य, अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने आदेश जारी किए। शून्य सत्र घोषित होने के बाद कुछ विभागों में कार्मिकों के तबादले किए जाने तो शासन ने नोटिस लिया है। शासन ने ऐसे मनमाने तबादलों पर रोक लगा दी है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट है धर्मशालाओं के बिजली बिल में 3 माह का फिक्स चार्ज माफ। जी हाँ, आप सभी को बता दें, प्रदेश सरकार ने राज्य संचालित धर्मशालाओं का 3 माह का बिजली के बिल में फिक्स चार्ज माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को धर्मशालाओं को यह छूट देने की घोषणा की है। बात करते हैं कि फिक्स्ड चार्ज क्या होता है। बिजली विभाग उपभोक्ताओं से 2 तरह से बिल वसूलता है। इनमें एक सीधा मीटर रीडिंग से उपभोक्ताओं को बिल दिया जाता है। दूसरा फिक्स चार्ज उपभोक्ता से प्रति किलोवाट के लोड के अनुसार दिया जाता है। उपभोक्ता को फिक्स चार्ज देना ही होता है। इसकी दरें उपभोक्ताओं की श्रेणी के हिसाब से निर्धारित होती हैं। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज यहाँ पर धर्मशालाओं का माफ़ किया गया है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम।
सीएम घोषणाओं को तय वक्त में पूरा करें सीएम। जी हाँ, आप सभी को बता दें, लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। डोईवाला विश्व में घोषणाएं 70% हुई है पूरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषणाओं को तय समय में पूरा किया जाए। उन्होंने चेताया कि कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों के लिए केंद्र को प्रस्ताव बनाकर भेजें। अगली अपडेट पर चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट, राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में नजर आए 242 हाथी। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में 2 दिन की गणना के बाद कुल 242 गजरात दिखाई दिए। 2 दिन की इस गणना के आधार पर पार्क की चीला रेंज में सबसे ज़्यादा तो कांसरो रेंज में एक भी हाथी दिखाई नहीं दिया। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, महिला डॉक्टर के खाते से उड़ाए 4 लाख रुपये। शहर की एक महिला डॉक्टर को साइबर ठगों ने 4 लाख रुपये की चपत लगाई है। डॉक्टर को फ़ोन पर बैंक अधिकारी बनकर खाते की सारी जानकारी ले ली गई। इसके बाद खाते से रकम उड़ा ली गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, 1066 पूल सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से राहत। संस्थागत क्वारंटीन किए गए प्रवासी लोगों के पूल में किए गए 1066 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। हालांकि इनमें से पूर्व कुछ की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। अब पूल में किए गए सैंपल की रिपोर्ट जारी होने पर जिले में 1665 सैंपलों की रिपोर्ट आनी शेष है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। तो गाइस, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। यदि आपके कोई कमेंट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकती हो। और यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर सकती हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।